धन्यवाद। नमस्कार, i24 न्यूज इंग्लिश के जूइश वर्ल्ड वीकली में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम इजराइल और प्रवासी यहूदी समुदाय की कहानियों, मुद्दों और व्यक्तित्वों पर ध्यान देते हैं। जैसा हमेशा होता है, इस हफ्ते की यहूदी दुनिया की मुख्य खबरें पेश हैं। देखें। बॉन्डी बीच नरसंहार के संदिग्ध नाविद अकरम पर 19 और आरोप लगाए गए हैं, जिससे उन पर कुल आरोपों की संख्या 78 हो गई है। नए आरोपों में हत्या का प्रयास, जान से मारने की नीयत से गोली चलाना और नुकसान पहुंचाने या गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हथियार चलाना शामिल हैं। पिछले दिसंबर सिडनी में हनुका समारोह के दौरान आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत के बाद उस पर हत्या के प्रयास, आतंकवाद, विस्फोटक अपराध और आतंकी प्रतीक दिखाने के आरोप लगे हैं। स्पेन ने पिछले साल यहूदी विरोधी घटनाओं में तेज बढ़ोतरी दर्ज की। 2025 में 69 घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले साल की तुलना में 86% अधिक हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि कुल घृणा घटनाएं रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिसमें नस्लवाद और विदेशी विरोध प्रमुख हैं। और गृह मंत्री ने सार्वजनिक अधिकारियों को विदेशी विरोधी बयानबाजी फैलाने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक कॉलम पर हाइल हिटलर ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया। बाद में उन्होंने पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि वे लेख की फासीवादी भाषा की आलोचना कर रहे थे। इजरायली अधिकारियों और यहूदी समूहों ने इस टिप्पणी की निंदा कर इसे आपत्तिजनक और यहूदी विरोधी कहा। ब्रिटिश म्यूजियम का प्राचीन इजराइल और यहूदा पर व्याख्यान 2 हफ्ते पहले रद्द होने के बाद यहूदी संस्कृति माह में आयोजित हुआ। म्यूजियम के कर्मचारियों ने कहा कि इस व्याख्यान का उद्देश्य उन वस्तुओं का अध्ययन करना था जो 2000 साल से भी अधिक समय पहले इस क्षेत्र को आकार देने वाली राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों को दर्शाती। मूल स्थगन तब हुआ जब म्यूजियम ने बताया कि कुछ पंजीकृत प्रतिभागी प्राचीन और आधुनिक इजराइल के संबंध से असंतुष्ट होकर कार्यक्रम बाधित करना चाहते थे। ग्विनेथ पेल्ट्रो ने इजराइल के हर्जिलिया में 51 पार्क, जो एक आलीशान आवासीय परियोजना है, के विज्ञापन में अचानक नजर आईं। ये अभियान 2 टावरों के विकास को बढ़ावा देने का हिस्सा है, जो 51 मंजिल तक पहुंचेगा और हर्जिलिया पार्क के पास स्थित है। पेल्ट्रो, जिनके पिता यहूदी हैं, को ऑनलाइन आलोचना और सोशल मीडिया पर गालियों का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने नरसंहार समर्थन का आरोप लगाया। वो अकेली हॉलीवुड स्टार नहीं है जिनकी नजर हर्जिलिया के स्काईलाइन पर है, क्योंकि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी हर्जिलिया मरीना में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निवेश किया है। इस हफ्ते हम कनाडा से शुरू करते हैं, जहां पिछले 1 साल में हिंसक यहूदी विरोधी घृणा अपराध और अन्य प्रकार की तोड़फोड़ में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने माना कि देश यहूदी कनाडाई नागरिकों के लिए असफल हो रहा है और यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए एक परिषद बनाई है। लेकिन चूंकि यहूदी कनाडा की आबादी का केवल 1% ही हैं, इसलिए नेता और कार्यकर्ता उतने आशावादी नहीं हैं। अब हमारे साथ टोरंटो से बेझिझक यहूदी के संस्थापक और निदेशक मैथ्यू टॉप जुड़ रहे हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपको देखकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप वाकई में नेतृत्व कर रही हैं, लगातार आवाज उठा रही हैं और समर्थन कर रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि चारों तरफ अपराध और डर फैला हुआ है। मेरा मतलब है, ये सब दुनिया भर में हो रहा है, खासकर कनाडा में। सबसे पहले इतनी सारी तोड़फोड़, शारीरिक हमलों और बाकी सब के बीच आप प्रधानमंत्री की नई परिषद के बारे में क्या सोचती हैं? क्या ये केवल दिखावा है आपकी राय में? देखिए, ये सिर्फ दिखावा ही नहीं बल्कि अपमानजनक भी है। ये परिषद यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही यहूदी सदस्य है। यही मुख्य समस्या है। बाकी सदस्यों में से 2 ऐसे हैं जिनमें एक ने हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी सूची से हटाने की कोशिश की थी, और एक और सदस्य वकील था जिसने 7 अक्टूबर के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में लगे शिविरों के खिलाफ मुकदमा किया था। तो ये वास्तव में उन लोगों की समिति नहीं है जो यहूदी विरोधी भावना से लड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं, यहाँ एक मजाक है कि अगर किसी को यहूदी विरोधी भावना उनसे बेहतर आती है तो वो खुद है, क्योंकि वे सभी यहूदी विरोधी हैं। सही है। वाह, तो क्यों? मेरा मतलब है, ये तो काफी स्पष्ट है, जैसा कि आप कह रही हैं, और आप जानती हैं यहाँ वे हैं प्रधानमंत्री, तो फिर वे कह क्यों रहे हैं कि वे एक काउंसिल बना रहे हैं? साफ तौर पर ये, जैसा आपने कहा, ये बहुत मजबूत नहीं है।
ये सरकार की आम प्रवृत्ति है और ज्यादा नौकरशाही है। ये एक और परिषद है जो एक और रिपोर्ट तैयार करेगी, एक और दस्तावेज पढ़ेगी और इसी तरह बार बार कुछ करती रहेगी ताकि इस समस्या को आगे टाला जा सके। हम जानते हैं कि समस्या क्या है और हमें पता है कि किस चीज को उजागर करना है। बस थोड़ा और काम करना, जैसे कि एक और पेपर लिखना ताकि पता चल सके। यहूदी विरोधी भावना का कारण, हिंसा में वृद्धि का कारण, यहूदी पूजा स्थलों या स्कूलों, यहूदी व्यवसायों पर हमलों में वृद्धि का कारण और इसमें शामिल हर चीज का कारण हमें पता है। हमें एक और रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमें उस समस्या के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सही है। और जहां तक पुलिस की मौजूदगी, सुरक्षा और बाकी संसाधनों की बात है, क्या उसमें कुछ किया गया है या फिर सब लोग बस यूं ही घूम रहे हैं जैसे कोई चलता फिरता निशाना हो? ये बेहतर हुआ है। मेरा मतलब है, सुनिए, ये वाकई बेहतर हुआ है। अभी हाल ही में हमने टोरंटो में इजराइल के लिए वॉक आयोजित की थी। 60,000 लोग, जिनमें यहूदी और उनके सहयोगी शामिल थे, इजराइल के समर्थन में चलने के लिए आए थे। ये एक शानदार वॉक थी। इस साल वे बहुत बेहतर हो गए। पिछले वर्षों में हमें करीब 200 इजराइल और यहूदी विरोधी प्रदर्शनकारियों की नफरत भरी भीड़ से गुजरना पड़ता था, जो भयानक बातें चिल्लाते थे। इस साल पुलिस की मौजूदगी बेहतर रही। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हमसे लगभग 50 मीटर पीछे धकेल दिया और एक जगह थी जहां वे अंदर आ गए। पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। मैंने जैसे ही देखा, वहां गया, सारे छाबाद वाले थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने टेफलिन बांधा। आपने सच देखा, ये केवल इजराइल के बारे में नहीं था। ऐसा नहीं था, वे मुझ पर कुछ चिल्ला नहीं रहे थे। वे सब जानते हैं कि मैं एक समर्थक के तौर पर कौन हूं, तो वे मेरा नाम पुकार रहे थे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप जानते हैं, तुम नरसंहार का समर्थन करते हो। अचानक बात यह थी कि तुम असली यहूदी नहीं हो। वाह तुम जानते हो, नकाब उतर गया। वाह। अब ये इजराइल में हो रही किसी बात से नहीं था, बल्कि मेरे यहूदी धर्म पर सीधा हमला था। और असली चेहरा सामने आ गया। यही सच है। तो आपने हाल ही में एक ओपैड लिखा है जिसमें मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है। ये काफी व्यापक था, जिसमें प्लान बी के बारे में बात की गई थी। और आप जानती हैं, लोग शुक्रवार की रात अपने टेबल पर बैठे होते हैं कि कहां जाए, क्या करे। क्या आप जानती हैं, रुकना भी एक विकल्प है। स्पष्ट रूप से जरूरी नहीं कि आप अपना घर छोड़ना और हार मानना चाहती हो, लेकिन आप जानती हैं, हम देख रहे हैं कि शायद और भी लोग अलिया कर रहे हैं। जैसे आपके विचार में प्लान बी क्या है? प्लान बी वो कुछ है। मेरा मतलब है, मैंने जिस लेख में इसके बारे में लिखा था, उसमें हर कोई यही बात कर रहा है कि अब आगे क्या करें। और ये बातचीत कनाडा में और काफी हद तक अमेरिका में भी चल रही है। लेकिन कनाडा में पिछले 2.5 साल से ये चर्चा हो रही है। 7 अक्टूबर के बाद हमने चर्चा की कि आगे क्या करना है और कहां जाना है। और जैसा कि मैंने लेख में लिखा था, योजना ए और योजना बी थी। आप जानते हैं, यूरोप छोड़ना और कनाडा हमारा योजना ए और योजना बी थी। तो बातचीत यही है कि अब हम कहां जाएं। और मैंने कई बार, आप जानते हैं, विदेश मंत्रालय वगैरह से बातचीत की है। इजराइल में जाकर बसना शानदार है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग अगले साल 8 मिलियन यहूदियों को संभाल पाएंगे। तो ये पहली बात है। वहां बुनियादी ढांचा नहीं है। अब सवाल है कि हम यहां रहें या जाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप फ्लोरिडा या टेक्सास जाएं। क्या हम, आप जानते हैं, पनामा जाएं? या क्या हम बड़ा कदम उठाएं? मुझे लगता है हमारे पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। हम क्या करें? हाँ। हम कहाँ जाएं? लेकिन साथ ही मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूं, खासकर दुनिया भर में हमारी भूमिका को लेकर। हमें एक प्रवासी यहूदी समुदाय की जरूरत है। देखिए कनाडा कितना बुरा होता जा रहा है, जबकि वहां आधा मिलियन यहूदी हैं। सोचिए, अगर हम में से कोई भी यहां ना होता तो क्या होता। ये तो बिल्कुल अलग ही बातचीत होती। तो प्लान बी क्या है, हमें क्या करना चाहिए? और कुछ लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चले गए। लोग जा चुके हैं, उन्होंने पूरी तरह से कनाडा छोड़ दिया है। वे अपने परिवारों को, अपनी पूंजी को ले गए हैं। मेरे कई दोस्त इजराइल चले गए हैं। फिर युवा पीढ़ी है। मेरा अपना बेटा जो अभी इजराइल में है, वही उसका भविष्य है। वो देख के कहता है, मुझे प्लान बी नहीं चाहिए, यही प्लान ए है। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, यही मेरी मंजिल है। तो वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये वाकई में काफी आसान होता है जब आप 22 साल के होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैथ्यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार समर्थन कर रहे हैं और निडर बने हुए हैं। और मेरा मतलब है, जरा खुद को देखिए, अगर मैं कोई और होता तो आपसे कोई पंगा नहीं लेता। लगता है आप खुद को अच्छे से संभाल सकते हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है।
अब हमारे पास और भी ज्यादा यहूदी विरोधी खबरें हैं। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि ये बढ़ती लहर कहीं जाती नहीं दिख रही है। अब 1 दर्जन से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल ने अपना संदेश सीधे इजराइल लाने का फैसला किया है। साथ में कुछ अप्रत्याशित सहयोगी हैं जो सभी नाजी अपराधियों के वंशज हैं। ये 24 न्यूज इंग्लिश की होस्ट निकोल जेडेक ये कहानी लाई है। इस उत्सवपूर्ण भीड़ को देखकर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इनका इतना अनोखा संबंध है। दर्जनों देशों से सैकड़ों प्रतिभागी मार्च ऑफ द नेशंस के लिए इजराइल में इकट्ठा हुए हैं। पिताओं और दादाओं ने नाजी थे, हत्यारे थे और उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। हमने देखा कि वंशज, बच्चे, पोते और परपोते के रूप में हमारे पिता दादा नाजी, हत्यारे और यहूदी विरोधी थे। यहाँ यरूशलेम में अतीत और वर्तमान एक ही जगह पर मिल रहे हैं। हॉलोकॉस्ट से बचे लोग, पूर्व इजरायली बंधक और नाजी अपराधियों के वंशज सभी एक ही कमरे में इजराइल में हैं, ताकि वे न सिर्फ अतीत का सामना कर सकें बल्कि शायद भविष्य की ओर एक पुल भी बना सके। इस हफ्ते पुल पूरे इजराइल में फैला है, जहां अश्कलोन से हैफा तक कई शहरों में मार्च निकाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बस अपने समुदाय में या इज़राइल में यहूदी दोस्तों को जानना या इज़राइल जाना चाहिए। मुझे पता है कि ये मेरे परदादा परदादी की गलती थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। और जैसे ही ये नई पीढ़ी जिम्मेदारी की बात करती है, हॉलोकॉस्ट से बचे लोग आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। तुमने ये नहीं किया था। तुम मेरे पिता के हत्यारे की परपोती हो, लेकिन ये तुम नहीं थी जिसने ऐसा किया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसे एक राज बनाकर रखा था। आयरीन शाचार बचपन में वारसॉ गेटों से बच निकली थी। आयरीन शाचार कई सालों से खुद को बोलने के लिए चुनौती देती हैं, क्योंकि दुनिया भर में यहूदी विरोध और जायोनिज्म विरोध बढ़ रहा है। मैंने तो एक समय जर्मनी की जमीन पर कदम रखने में भी हिचकिचाहट महसूस की थी, लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे लगता है कि 80 साल बाद हमारे बीच हम जो बच गए और नाजियों के वंशजों के बीच किसी तरह का पुल होना चाहिए। अब वो ये उम्मीद नई पीढ़ी के बचे हुए लोगों यानी पूर्व इजरायली बंधकों के साथ साझा करती हैं। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ बैठे सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाय गिल्बोआ दे लाल और उनके पिता एलॉन के लिए ये रात खास तौर पर भावुक थी। पिछले साल जब गाय अभी भी गाजा में बंधक थे, एलॉन जर्मनी गए और इसी आंदोलन मार्च ऑफ लाइफ के साथ खड़े हुए। आज रात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी खास है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हर घर, हर चर्च में गाय के लिए दुआ की गई थी। उन्होंने उसके लिए दुआ की और एक खाली कुर्सी छोड़ी। ऐसे समय में वो समर्थन अहम होता है जब दुनिया दुश्मन सी लगे। हम जानते हैं इजराइल में सभी बंधकों की वापसी की दुआ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया भर में यहूदी विरोध और नफरत क्या हो रही है, और जब आप ऐसे किसी समूह को देखते हैं जो वे ईसाई हैं और वे इजराइल से इतना प्यार करते हैं और इजराइल का बिना किसी शर्त समर्थन करते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं और उनका गहरा विश्वास वाकई मुझ पर असर डाल गया। मार्च ऑफ द नेशंस के लिए ये जीवित रहने का उत्सव था, विरासत में मिले दर्द का सामना था और स्मृति को कार्रवाई में बदलने का एक प्रयास था। शोआ, हॉलोकॉस्ट से किसी भी चीज़ की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इंसान होने के नाते हम भावनाओं की तुलना कर सकते हैं। और मुझे ठीक ठीक पता है कि उन्होंने क्या झेला। मैं छुप रही थी, मैं सुरंगों में थी, मेरे पास सांस लेने के लिए हवा थी। मैं थी, लेकिन ये 80 साल पहले की बात है। और मैं बच गई, वे भी बच गए। अब जो लोग उन अंधेरे दौरों से गुजरे हैं, वे अगली पीढ़ियों से उस इतिहास पर कुछ करने की अपील कर रहे हैं। आइए पुल बनाएं, आइए अपने हाथ, दिल और दिमाग एक साथ मिलाएं।
और आइए एक बने, एक लोग बने, जहां आप हमारे देश, इज़राइल राज्य और यहूदी धर्म का समर्थन करेंगे। फिर कभी नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। इस समूह के लिए ये वही है जिसके लिए वे मार्च करते हैं। यरूशलेम से निकोल जेटेक, I24 न्यूज़ इंग्लिश के लिए। कान्ये वेस्ट फिर वापसी या माफी टूर पर हैं, जो शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते वे नेदरलैंड्स के अर्नहेम में परफॉर्म कर रहे थे, जहां कई फैंस ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं डच यहूदी समुदाय की प्रतिक्रिया अलग थी। एम्स्टर्डम हॉलोकॉस्ट म्यूजियम ने यात्रा अनुरोध ठुकराया, और जानकारी जो ब्राउन की रिपोर्ट में है। हम दुखी हैं, लेकिन हम इस पार्टी को आग लगा देंगे, मैं वादा करता हूं। कान्ये वेस्ट का वर्ल्ड टूर अब शुरू हो गया है, जिसमें नेदरलैंड्स के अर्नहेम के हेलरेडम स्टेडियम में 2 रातों में 80,000 लोग उनकी क्लासिक हिट्स सुनने पहुंचे। मुझे लगता है ये सच में बहादुरी है और उसकी म्यूजिक प्रेरित करती है। उसके गाने जिंदगी और उसके मतलब पर सोचने को मजबूर करते हैं। ये उसका पहला स्टेडियम टूर है, जो हाल की सार्वजनिक यहूदी विरोधी घटना के बाद हो रहा है, जिसने उसके करियर पर असर डाला। ऑनलाइन यहूदी विरोधी पोस्ट, स्वास्तिक मर्चेंडाइज बेचने और हाइल हिटलर गाने में हिटलर के भाषण का सैंपल इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि ये ने अपने कामों के प्रायश्चित के लिए कबालिस्ट रब्बी योशियाहू योसेफ पिंजेल से मिले और वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरे पेज का विज्ञापन दिया। उसने अपने व्यवहार का कारण बाइपोलर डिसऑर्डर बताया, लेकिन सभी इस माफी से खुश नहीं हैं। उनकी वर्ल्ड टूर पर असर पड़ा है, क्योंकि यूके, ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मना हुई और पोलैंड, फ्रांस, इटली में शो पूर्व विवादों के कारण रद्द हुए। नेदरलैंड्स में उनके शोज जारी रहे, क्योंकि प्रशंसकों ने उन्हें माफ कर दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वो सच में मतलब नहीं था। वो उनकी बाइपोलर एपिसोड का हिस्सा था। सच कहूँ तो मैंने हमेशा कान्ये को उनके संगीत के नज़रिए से देखा है। बाकी सब चीज़ें, जैसे उनकी बाइपोलर स्थिति, वो अलग है। ऐसा नहीं है कि वो असल में वैसे इंसान हैं, और मुझे लगता है कि उनकी हाल की माफ़ी में ये बात सामने आ गई है। उन्हें एहसास हुआ है कि वो कुछ सालों तक वाकई बीमार थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं। यहूदी समुदाय कम माफ करता है। एम्स्टर्डम हॉलोकॉस्ट म्यूजियम ने आर्नहेम के मेयर के अनुरोध को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि यहूदी विरोधी बयानों की छवि सुधारने का मंच नहीं बनेगा। डच यहूदी परिषद की उनकी प्रदर्शन पर रोक की याचिका अदालत ने खारिज की। हाँ, मैं अदालत से ज़रूरी नहीं कि निराश हूँ। मैं इस देश के नेताओं और उन लोगों से निराश हूँ जो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ये सब होने दिया जा रहा है। आप अपनी न्यायिक जटिलताओं और असंभवताओं के पीछे छुप सकते हैं, लेकिन आप एक नैतिक सीमा भी खींच सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं और कुछ ऐसा है जिसे नहीं देना चाहते। ये नैतिक निर्णय नहीं था। तो कान्ये अपना प्रदर्शन वैसे ही जारी रखेंगे जैसे पिछले हफ्ते आर्नहेम में किया था, और शायद अगले महीने यरूशलेम में करेंगे। और जब तक वे रैप करेंगे, लोग अपनी राय देते रहेंगे। हम आग थे। फ्लॉयड मेवेदर अक्टूबर 7 की हत्या के बाद इजराइल के सबसे मुखर और हाई प्रोफाइल समर्थकों में से एक थे, जिन्होंने यहां का दौरा किया और इजरायली और यहूदी कारणों के लिए करोड़ों डॉलर का दान भी दिया। इसका श्रेय उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर योना रिचित्से के प्रभाव को दिया गया। अब मशहूर बॉक्सर मेवेदर अपने पूर्व पार्टनर पर $175 मिलियन का व्यापारिक मुकदमा कर रहे हैं, जिससे भविष्य में उनका इजराइल समर्थन जरूरी नहीं रहेगा। यहाँ 24 न्यूज इंग्लिश की होस्ट निकोल जेडेक से जानकारी है। यहूदी दुनिया के सबसे अप्रत्याशित गठबंधनों में से एक को बड़ा झटका लग रहा है, और मैं बॉक्सिंग रिंग की बात नहीं कर रही हूँ। बॉक्सिंग दिग्गज और इजराइल समर्थक फ्लॉयड मेवेदर अब अपने पूर्व मित्र व मैनेजर योना रिचिट्स पर मुकदमा कर रहे हैं, जिन्हें कई लोग उनकी यहूदी दुनिया से पहली बार जोड़ने वाला मानते हैं। हाँ, मेवेदर रिचिट्स पर $175 मिलियन का मुकदमा कर रहे हैं, जिसमें वे अपने पूर्व मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ये मुकदमा जेट, ज्वेलरी और प्राइवेट फाइनेंसिंग से जुड़ा है। इस मुकदमे का सबसे दिलचस्प हिस्सा ज्वेलरी है। मेवेदर का आरोप है कि रिचिट्स ने उनकी लगभग $100 मिलियन की ज्वेलरी को $13 मिलियन के लोन के लिए गिरवी रख दिया
वो भी मेवेदर को बताए बिना। रीचनेट्स कहते हैं कि ये सच नहीं है और उनके पास असल में वो टेक्स्ट मैसेज हैं जो साबित करते हैं कि मेवेदर को इस बारे में पता था और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी थी। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसका निकनेम ही मनी है, मेवेदर के पास वाकई में काफी पैसे की समस्याएं हैं। ये अकेली वित्तीय परेशानी नहीं है जिससे मेवेदर इस समय जूझ रहे हैं। असल में उन्होंने शो टाइम और अपने पूर्व मैनेजर एल हेमन के खिलाफ भी $340 मिलियन का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने उन पर एक अलग धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया है। और आईआरएस ने मेवेदर के खिलाफ 2018 और 2023 में ना चुकाए गए टैक्स के लिए $7.3 मिलियन का टैक्स क्लेम दायर किया है। अब इजरायलियों और प्रवासी यहूदियों के लिए सवाल है कि पैसों की परेशानियां उनके इजराइल से रिश्तों को कैसे प्रभावित करेंगी। अब रेकनेट्स ने कहा कि असल में वही थे जिन्होंने मेवेदर को इजराइल का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया, खासकर 7 अक्टूबर के बाद। मेवेदर यहूदी राज्य के सबसे खुलकर समर्थन करने वाले मुखर और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समर्थक सेलिब्रिटीज में शामिल हैं। 7 अक्टूबर के बाद वो कई बार यहाँ आए हैं और यूनाइटेड हत्साला व मागिन डेविड अदोम जैसी संस्थाओं से सार्वजनिक व आर्थिक रूप से जुड़े रहे हैं। तो अब जब वो इन पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपना पैसा यहूदी राज्य में लगाना जारी रखेंगे या फिर ये लड़ाई कहीं और ले जाएंगे। जैसे जैसे उन्हें अपना ध्यान इजराइल के बाहर और इन कानूनी लड़ाइयों पर केंद्रित करना पड़ रहा है जिन्हें वो लड़ने का फैसला कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क में लोग हैरान हैं कि न्यूयॉर्क निक्स लगातार जीतकर एनबीए फाइनल्स की ओर बढ़ रहे हैं और एक फैन के अचानक किए गए पल की वजह से उनके पास इसके साथ जाने के लिए एक नया नारा भी है। सुनिए। मेरा भाई मुस्लिम, मेरी बैगल्स यहूदी, मेरा क्रिश्चियन न्यूयॉर्क। उसे डियोर पसंद है, यही है। ये एक नारा है जो उस विविधता को एकजुट कर रहा है जिसने हमेशा न्यूयॉर्क सिटी को परिभाषित किया है। और भले ही वे 4 में नहीं जीते, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क के बैगल्स कितने यहूदी हैं। ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन सारना ने यहूदी अमेरिकियों और बैगल के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया है। तो बैगल्स की शुरुआत पूर्वी यूरोप में हुई थी और वे गोल क्यों थे जिससे वे ब्रेड से अलग दिखते थे? उसका कारण यह था कि लोग, खासकर यहूदी, उनमें एक डोरी डालकर उन्हें गले में पहनकर सड़कों पर चलते थे और जाहिर है गोल होने की वजह से ये करना आसान था। इन्हें ब्रेड की तुलना में ले जाना बहुत आसान था। पूर्वी यूरोपीय यहूदी इसे अमेरिका लेकर आए। मूल रूप से बैगल्स असल में प्रेटजेल्स जैसे ही थे। वे छोटे थे, वे असल में क्रैकर स्नैक की तरह थे, न कि कोई बड़ा खाना। पर समय के साथ अमेरिका में चीजें किसी तरह बहुत बड़ी होने लगी। हर चीज बड़ी हो जाती है और बैगल्स ने भी वही विकास देखा। शायद इसका कुछ लेना देना तकनीक से भी है। और 20वीं सदी में, खासकर 2 विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में, आपने देखा कि बैगल्स सबसे पहले न्यूयॉर्क में और फिर अन्य जगहों पर लोकप्रिय होने लगे। ये अलग अलग जगहों पे अलग होते हैं। मॉन्ट्रियल के बैगल्स न्यूयॉर्क के बैगल से अलग तरीके से बनते हैं। न्यूयॉर्क वासी अपने बैगल्स पर गर्व करते हैं। न्यूयॉर्क में एक ही यूनियन थी जिसमें ज्यादातर यहूदी और कुछ हद तक कम्युनिस्ट लोग थे जो ये बैगल्स बनाते थे। और बहुत सारे जातीय व्यंजनों की तरह ये लोगों के दिमाग में यहूदी समुदाय से जुड़ गया। और जब क्रीम चीज, जो कि 20वीं सदी में एक यहूदी कंपनी द्वारा बनाई गई थी, इसमें डाली गई, और फिर लॉक्स, जिसे यहूदी भी पसंद करते थे, आपके पास बैगल्स, लॉक्स और क्रीम चीज का पूरा भोजन था जिसे यहूदी लोग पुरानी परंपरा मानते हैं। हजारों साल पहले माउंट सीनाई पर परोसा गया था, लेकिन ये पूर्वी यूरोप में भी अज्ञात है। बैगल्स, लॉक्स और क्रीम चीज सिर्फ अमेरिका में प्रसिद्ध है। और केवल 1960 के दशक में जब लेंडर परिवार ने यह पता लगाया कि बैगल्स को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए,
उन्हें फ्रीज किया जाए, ऑटोमेट किया जाए और इसी तरह की चीजें, तब ही कई अन्य अमेरिकियों ने बैगल्स के बारे में जाना। लेकिन तब तक ये आम तौर पर उन्हीं समुदायों तक सीमित थे जहां यहूदी बड़ी संख्या में रहते थे, सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में। तो ये नारा देना निश्चित रूप से समझ में आता है, जो जोड़ता है। एक पारंपरिक भोजन जिसे न्यूयॉर्क की यहूदी समुदाय गर्व से देखती है, उन अन्य चीजों से जोड़ता है जो न्यूयॉर्क को बाकी जगहों से अलग बनाती है, जिनमें निक्स भी शामिल है। ये था इस हफ्ते के जूइश वर्ल्ड वीकली का एपिसोड। देखने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, आप 24 न्यूज इंग्लिश यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ये और पिछले एपिसोड देख सकते हैं। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। तेल अवीव से शालोम, आपका सप्ताह शानदार हो।